हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अपने यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में सेट नंबर 19। इस सेट में कुल 15 क्वेश्चन हैं जो कि जियोग्राफी संबंधित हैं। चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप पीडीएफ के लिए कोर्सेरा यूपीएससी को टेलीग्राम पर सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। नीचे डिटेल में भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फुटलूज उद्योग के उदाहरण निम्न में से कौन से हैं? बताइए इनमें से कौन से फुटलूज उद्योग के उदाहरण हैं। एक कह रहा है मोबाइल उद्योग, मतलब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा कह रहा है हीरा प्रसंस्करण, हीरा प्रोसेसिंग। तीसरा कह रहा है लौह एवं इस्पात उद्योग। चौथा कह रहा है कंप्यूटर चिप उद्योग। पांचवा कह रहा है सीमेंट उद्योग। बताइए इनमें से कौन से फुटलूज उद्योग के उदाहरण हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर आपको पता हो फुटलूज उद्योग क्या होते हैं तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। फुटलूज उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनको रॉ मटेरियल के लिए उद्योगों मतलब खानों के पास जहाँ पे कच्चे माल मिलते हैं वहाँ पे इनको स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये कहीं भी स्थापित हो सकते हैं और अपना प्रोडक्शन वहाँ भी कर सकते हैं। मतलब इनको ना कच्चे मटेरियल से कोई संबंध होता है खास, ना इनको मार्केट से कोई खास संबंध होता है। ये कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। इनको खास उन सब चीज़ों से डिपेंड नहीं रहते हैं, उस पर रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट नहीं होता। अगर हम इस हिसाब से देखें तो लोहा जो है ये रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट होता है। सीमेंट उद्योग भी रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट होता है। आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में ही सीमेंट उद्योग स्थापित किए जाते हैं। क्यों? ऐसे में अगर हमें 3 भी पता होता तो भी कट करके हम आराम से आंसर पहुँच सकते थे। 5 भी पता होता तो भी हम देखिए 5 एक में भी दिया है, सी में भी दिया है और डी में भी दिया है। इनमें से किसी के बारे में भी पता होता तो हम आराम से एलिमिनेट करके अपना आंसर लगा लेते हैं बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटलूज उद्योग के बारे में बताया है कि ये ऐसे उद्योग होते हैं जो उत्पादन के कारकों जैसे कि संसाधन, भूमि, पूंजी, श्रम के बिना भी किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि ये कच्चे माल के पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इन उद्योगों में अक्सर स्थानिक रूप से निश्चित लागत होती है। एक निश्चित अलग अलग स्थान पर इनकी लागत होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जैसे कि कंप्यूटर चिप हो गया, मोबाइल विनिर्माण हो गया। ये सब फुटलूज उद्योग के उदाहरण हैं। गैर फुटलूज उद्योग वो उद्योग होते हैं जो आमतौर पर उत्पादों के निर्माण या देखिए एक मान लीजिए कि यहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है, यहाँ पे बाजार है, तो ये देखते हैं जो अन्य गैर फुटलूज उद्योग हैं ये देखते हैं कि कहाँ पे इनको स्थापित करने के बाद ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर वो उत्पाद इनके रॉ मटेरियल जो हैं वो भारी हैं तो ये ज़्यादातर उद्योग मतलब अपने खदानों के पास ही स्थापित होते हैं। अगर ये हल्के हैं तो इनको अपने बाजार के पास स्थापित किया जाता है। तो ये बाजार और रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट होते हैं गैर फुटलूज उद्योग। इनमें अगर देखें तो चीनी मिल, जूट उद्योग, चाय उद्यान, ये गैर फुटलूज उद्योग हैं। मान लीजिए चीनी मिल का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो चीनी मिल क्या अलग जगह पर स्थापित किया जा सकता है? मान लीजिए यहाँ पे गन्ने की खेती हो रही है तो यहाँ पे थोड़ी स्थापित होगा चीनी मिल तो खेतों के पास ही स्थापित होगा ना, तो ये इसीलिए गैर फुटलूज उद्योग हो गया। यूँ दूसरे तरीके से जूट मतलब वेस्ट बंगाल में ही स्थापित किए जाएंगे। क्यों यहाँ किए जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर इनको कच्चे माल आसानी से मिल जाएंगे। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, गैर फुटलूज उद्योग के अंतर्गत। इनको फुटलूज श्रेणी में नहीं रख सकते, इसलिए 2 और 3 आई थिंक 2 और 3 ही था, 2 और 4 था, इन दोनों को हम एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां चतुर्थ श्रेणी के अंदर सम्मिलित की जाती हैं? तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी श्रेणी है, गतिविधि है जिनको चौथी श्रेणी के अंतर्गत फोर्थ सेक्टर में इसको रखा जाता है। तो पहला कह रहा है सूचना का उत्पादन एवं प्रसार। दूसरा कह रहा है अनुसंधान एवं विकास। तीसरा कह रहा है चिकित्सा पर्यटन। बताइए इनमें से कौन से चतुर्थ श्रेणी में रखे जाते हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखिए तो प्रोफेशनल जो चीज़ें होती हैं इनको टर्सरी में रखा जाता है। सर्विस जैसे कि हो गया, आप करते हैं ओला उबर, ये सब टर्सरी में आते हैं। सर्विस रिलेटेड, प्रोफेशनल रिलेटेड टर्सरी में आते हैं। अगर चतुर्थ में देखें तो अनुसंधान, रिसर्च, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें आते हैं चतुर्थ में। तो पहला देखें तो ये बिल्कुल सही है, अनुसंधान एवं विकास, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये काफ़ी प्रोफेशनल डिग्री मतलब होते हैं जो फोर्थ कैटेगरी में आते हैं। इसमें सारे प्रोफेशनल चीज़ें आती हैं, इसलिए यहाँ पे तीसरे को हम एलिमिनेट कर सकते थे। 1 और 2 सही है इसमें। इसका सही आंसर है, इसमें सी दिया हुआ है, सी इसका सही आंसर है। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी के अंतर्गत कृषि आता है, सेकेंडरी के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग आता है, टर्सरी के अंतर्गत ये में खास करके प्रोफेशनल आता है। प्रोफेशनल चीज़ें, कॉमर्शियल सर्विसेज, एंटरटेनमेंट से संबंधित चीज़ें आती हैं, पर्सनल आती हैं, जैसे कि अन्य चीज़ ऐसी चीज़ें। और देखें चतुर्थ में आती हैं तो इस चतुर्थ में खास करके रिसर्च संबंधित आते हैं। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च डेवलपमेंट, जेनेटिक रिसर्च, ये सब अगर जेनेटिक पूछ ले तो उसको चतुर्थ में डालेंगे। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और जो यहाँ पे चिकित्सा वाली चीज़ें तीसरी थी, वो चीज़ें हमें मिलेंगी टर्सरी में, क्योंकि ये प्रोफेशनल डॉक्टर प्रोफेशनल होते हैं, ना कि रिसर्चर होते हैं, तो इसलिए उनको टर्सरी में डालते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लौह खनिज हैं? बताइए इनमें से कौन से लौह खनिज हैं? एक कह रहा है बक्साइट, दूसरा कह रहा है लौह एस्क, तीसरा कह रहा है तांबा, चौथा कह रहा है मैग्नीज। बताइए इनमें से कौन से कथन सही हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया। जिन लोगों ने इसमें डी को लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्साइट और
तांबा, ये दोनों लौह खनिज नहीं है। यहाँ पे लौह अयस्क और मैग्नीज यही दो केवल हैं लौह खनिज, इसलिए इसका 2 और 4 सही आंसर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लौह खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये देखिए उड़ीसा के रीजन में मिलते हैं, आंध्र प्रदेश के रीजन में, छत्तीसगढ़ के रीजन में। दंतेवाड़ा का नाम आपने सुना होगा, रेड कॉरिडोर भी उसको कहते हैं, ज़्यादा यहाँ पे उग्रवादियों का ही क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे भी मिलता है। मध्य प्रदेश में भी मिलता है और आंध्र प्रदेश कर्नाटक के रीजन में भी थोड़ा, कर्नाटक के रीजन में भी पाया जाता है, थोड़े से गोवा वाले रीजन में भी है। अब देख लीजिए लौह युक्त खनिज जो होते हैं उनको लौह खनिज भी कहा जाता है, धात्विक खनिज के रूप में उनको माना जाता है। लेकिन इनमें लोहा नहीं होते हैं। जैसे कि हो गया, सपोज मान लीजिए जिनमें लोहा पाया जाएगा उनको लौह खनिज बोलेंगे, जिनमें नहीं पाया जाएगा उनको अलौह खनिज बोल देंगे। तो आपको दोनों में अंतर पता होगा, ये चीज़ें बस हमने वैसे ही बता दिया। लौह खनिजों के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो लौह अयस्क होते हैं, मैग्नीज होते हैं, निकेल होते हैं, कोबाल्ट होते हैं, ये सारे लौह अयस्क होते हैं। अलौह खनिजों में देखें तो जिनमें लोहा नहीं होता, सोना हो गया, चांदी, तांबा, सीसा, बक्साइट, टीन, मैग्नीशियम, ये सारे कौन से हो गए? अलौह खनिज, जिनमें लोहा की मात्रा नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्लैक गोल्ड शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है ब्लैक गोल्ड के संबंध में? एक कह रहा है सोने से निष्कर्षण के बाद बचे हुए अवशिष्ट, सोने के जब निकालने के बाद प्रक्रिया जो बचे थे यहाँ अवशेष उसको कह रहा है पहला। दूसरा कथन कह रहा है कोयले या उससे व्युत्पन्न पदार्थ, मतलब कोयले या उससे उत्पन्न पदार्थ। दूसरा कथन कह रहा है, सी कह रहा है पेट्रोलियम और उससे मतलब उत्पन्न होने वाले पदार्थ। डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए इनमें से ब्लैक गोल्ड शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन सा कथन करता है? जिन लोगों ने इसमें पेट्रोलियम और उससे उत्पन्न पदार्थ लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि पेट्रोलियम जो होता है सोने जैसा बहुत ही कीमती होता है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड की माना जाता है, इसको ब्लैक गोल्ड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पेट्रोलियम या उससे उत्पन्न पदार्थों को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि वो बहुत मूल्यवान होते हैं। सी जिन लोगों ने लगाया था उनका बिल्कुल सही था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भूकंप के दौरान उत्पन्न यस तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से गुजरती हैं। मतलब जो यस तरंगे कह रहा है पहला कथन, जो यस तरंगे होती हैं केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं। दूसरा कथन कह रहा है भूकंप का छाया क्षेत्र उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां भूकंप का अनुभव अधिकतम किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने ए लगाया है बिल्कुल सही है। सभी लोगों को पता होगा भूकंप का छाया क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ भूकंप के प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलते हैं। सामान्यतः यहाँ भूकंप के प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर यस की बात करें तो ये केवल ठोस माध्यम में ही गमन करता है, तो ये बिल्कुल सही है। एक इसमें सही है, दूसरा गलत हो जाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि दूसरा गलत था। ये जो बोला था छाया क्षेत्र जहाँ पे भूकंप का अनुभव अधिकतम किया था, ये गलत था। आप यहाँ पे देख लीजिए, पूरे हमने डिटेल रखा है यहाँ पे भूकंप की तरंगों से संबंधित। पहले देखें तो भूकंप तरंगे दूर स्थान पर स्थित भूकंपमापी सिस्मोमीटर में दर्ज की जाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे किसमें दर्ज की जाती है, किसमें मापी जाती है इनको। लेकिन अब देखें हम तरंगे कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती हैं। पी, एस और एल तरंगे होती हैं। यह तरंगे वो तरंगे होती हैं जो केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं। इनकी कुछ अन्य विशेषताएं देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती हैं, क्योंकि ये केवल ठोस में गमन करती हैं, जिससे हम तीनों में डिफरेंस निकाल पाते हैं। वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है यस तरंग। लेकिन पी तरंगे देखें तो पी तरंगों का महत्व क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इनकी औसत गति देख लीजिए, इनकी औसत गति होती है 7.8। ये काफ़ी तेज़ चलते हैं और ये इनके अणु जो होते हैं आगे पीछे कंपन करते हैं, मतलब अनुदैर्ध्य कंपन करते हैं। ये इनकी तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, न कि अनुप्रस्थ होती हैं। और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं। इसलिए हम ये इनके मतलब पी और यस में अंतर निकाल लेते हैं इसके आधार पर, और पृथ्वी के अंदर की अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना कैसे है। तो ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होती है। ये बात अब याद रखिएगा। पी तरंगों की जो गति होती है ठोस में सबसे तेज होती है और गैस में न्यूनतम होती है। अब यस तरंग के बारे में देख लें। अभी हमने देख लिया, लेकिन कुछ अन्य चीज़ें यहाँ पे यस तरंग के बारे में देख ली। तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, अर्थात ये हमारे वॉइस की तरह से ही चलती हैं और उसके साथ साथ ये ऊपर नीचे भी चलती हैं। तो ये दोनों तरह की गति करती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें ये होती हैं। और ये मतलब प्राथमिक तरंग, मतलब पी की तुलना में ये थोड़ी सी हानिकारक होती हैं, ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। ये मतलब घरों को गिराने में इनकी भूमिका थोड़ी सी ज़्यादा होती है पी की तुलना में। लेकिन जैसे ही हम यल की तुलना में देखते हैं तो ये थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं। यल सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसको लव वेव भी बोलते हैं, और ये धरातल पर ही चलता है। ये भी कौन सा तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग ही भी होती है, एल भी। सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन सी होती है? तो यल तरंग होती है। इसकी गति कितनी होती है? तो 1.5 से लेकर 3 किमी पर सेकेंड, 1 सेकेंड में मतलब 3 किमी तक ये गमन करती हैं। अब हमने देखा था उसमें छाया क्षेत्र, तो ये शैडो जोन है, 103 से लेकर के 103 के बीच में होती हैं। यहाँ पे कोई भी यस तरंगे डायरेक्ट नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन पी तरंग का अनुभव यहाँ पे किया जाता है शैडो जोन के बाद। सबसे ज़्यादा शैडो जोन कौन बनाते हैं? तो यस तरंग बनाती है सबसे ज़्यादा शैडो जोन। उसके बाद पी है, पी थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर यूँ कहें तो सबसे लंबा कौन बनाता है? तो यल बनाता है, क्योंकि यह सतह पर ही रह जाता है, अंदर नहीं जाता। तो सबसे बड़ा हो गया ऐसे में यल की, यल ऊपर ही गायब हो जाता है। पी थोड़ी दूर तक, यस थोड़ी दूर तक आती है लेकिन वो गायब हो जाती है। और पी जो तरंगे होती हैं बाद में फिर से इनका उद्भव होता है लास्ट में।
आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बाद में इनका पी तरंगों का उद्भव होता है। तो ऐसे हम कह देते हैं कि बीच में कुछ दूरी तक विलुप्त हो जाती हैं सारी तरंगें। तो जिससे हमें पता चलता है कि जो कोर है वो मिल्ट अवस्था में है, मतलब द्रव अवस्था में है। तो इससे भी अंदाज़ा लग जाता है। कोर नहीं कहेंगे, अपर बाहर, मतलब बाहरी कोर जो है वो द्रव अवस्था में, और जो अंदर आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में, ऐसे अंदाज़ा लगाया जाता है इसके आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूकंप की घटना हो सकती है किसके आधार पर? इनमें से बताइए किन किन के आधार पर भूकंप की घटना हो सकती है। पहला कह रहा है अपसारी प्लेट सीमाओं पर, दूसरा कह रहा है रचनात्मक प्लेट सीमाओं पर, तीसरा कह रहा है महासागर अभिसरण प्लेट की सीमाओं पर, चौथा कह रहा है महासागर महाद्वीप प्लेट सीमाओं पर। तो बताइए किन स्थितियों में भूकंप की घटना देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना सही आंसर लगाया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगा रखा है डी, अर्थात सभी सही हैं, उनका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इन सभी कंडीशनों में भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। तो देखें तो 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। पहली प्लेट होती है अपसारी सीमा, दूसरा रचनात्मक और तीसरा अभिसारी। 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं। अभी हम इनको बहुत विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। पहला डाइवर्जेंट, दूसरा कन्वर्जेंट, तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे उत्पन्न होता है, ट्रांसफॉर्म होती है। अब इसको आसानी से समझिए। यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेटें होती हैं जो तापीय संवहन तरंगों के द्वारा ऊपर उठती हैं और दोनों एक दूसरे से दूर जाती हैं। अब दूर जाएंगी तो बीच से मैग्मा बाहर आता है और जो नई प्लेटों का गठन करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए नवीन भूप्रपट्टी का निर्माण करती हैं। तो कौन से हुए? डाइवर्जेंट प्लेटें जो होती हैं एक दूसरे से दोनों दूर जाती हैं। क्यों जाती हैं? कि संवहनी तरंगें जब नीचे से दबाव डालती है तो दोनों प्लेटें दूर जाती है और बीच में से नए मैग्मा के रूप में निकलता है, मैग्मा ऊपर आता है और नई प्लेटों का गठन करता है, तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। अगर देखें कन्वर्जेंट प्लेटें वो प्लेटें होती हैं जब दोनों प्लेटें, यहाँ पे आप सीवर समझ लीजिए, कन्वर्जेंट प्लेटें जब मान लीजिए 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो जो मजबूत होगा, यूँ दूसरे तरीके से समझिए। देखिए 2 लोग मान लीजिए मजबूत लोग आपस में टकरा रहे हों, तो कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा? सिंपल सी बात है, जो हल्का होगा और ताकतवर होगा वो ऊपर आ जाएगा, उनको पटक देगा नीचे वाले को। तो ऐसे इसको समझिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पे मान लीजिए कि जो महासागरीय प्लेटें होती हैं उनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है और महाद्वीपीय प्लेटें हल्की होती हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं। तो जब ये दोनों प्लेटें टकराती है, जो भारी होता है वो नीचे धंस जाता है और जो हल्की होती है वो ऊपर चढ़ जाती है यहाँ पे। तो ऐसे होते हैं इनका कन्वर्जेंस प्लेटों। इनमें क्या होता है कि ये निश्चय होती है, नीचे छेपित हो जाती हैं और प्लेटें यहाँ पे आपस में टकरा के नीचे छेपित हो जाती है और विनाश करती हैं, मतलब विनाश हो जाता है इन प्लेटों का। जो बेनियाब जोन होता है, जहाँ पे ये प्लेटें नीचे धंस के गलने लगती हैं, जिस जगह पे जाकर उसको बेनियाब जोन कहते हैं। अब देखिए महासागरी अभिसरण से क्या होगा? जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में होता क्या है, यहाँ पे देखिए, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराएं या फिर दूर जाएँ, तो या तो वो फोल्ड होकर के मुड़ जाएंगी तो यहाँ पे ट्रेंच बन जाएगा, गर्त बन जाएगा, या ऊपर उठ जाएंगी तो पर्वत जैसी स्थिति बन जाएगी, द्वीप जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी। या फिर अगर दोनों दूर जा रही हों तो क्या होगा? फाल्ट बन जाएगा। मेरियाना ट्रेंच का नाम आपने सुना होगा, तो ऐसी स्थिति बनती है। ये मेरियाना ट्रेंच जैसी स्थिति इस कन्वर्जेंट प्लेटों में भी बन जाती है। यहाँ पे भ्रंश घाटी जैसी स्थिति बनती है, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो भ्रंश घाटी जैसी स्थिति बनती है, वहाँ पे भ्रंशन पड़ जाता है। उम्मीद है आपको तीनों कंडीशन समझ में आएगा। तीनों में भूकंप आने की संभावना रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होती है? जब समानांतर गति करती हैं तो उनमें भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन की घटना की क्षमता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा भूस्खलन किन में सबसे ज़्यादा क्षमता है और किन में सबसे कम है। पहला कह रहा है हिमालय क्षेत्र में, दूसरा कह रहा है उत्तर पूर्व पहाड़ियाँ, तीसरा कह रहा है विंध्याचल, चौथा कह रहा है पश्चिमी घाट और नीलगिरी में। जिन लोगों ने इसमें लगा रखा है, पहले यहाँ समझ लीजिए, हमने देखा था भूकंप जोन हिमालय को किस जोन में रखा गया था? 5 में। तो बताइए इनमें से तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि एक जो है वो सबसे ज़्यादा भूस्खलन के लिए संभावित क्षेत्र है। तो जैसे ही हमें ये पता चल गया तो सी और डी कट गया। अब दूसरा अगर देखें तो उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ भी 5 के अंतर्गत आती थी, तो 2 हो गया, 1 और 2 एक साथ हो गए। अब सबसे कम कौन हो सकता है? तो बताइए विंध्याचल जो है वो थोड़ी सी पुरानी है, नीलगिरी पहाड़ियाँ इस विंध्याचल की तुलना में थोड़ी न्यू है, तो हम रखेंगे इसमें ए, क्योंकि पहले सबसे लास्ट में विंध्याचल, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। और वैसे भी ये सारे जोन आते हैं जो 2 के अंतर्गत आते हैं, काफ़ी स्टेबल इनको माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ए। जिन लोगों ने ए लगा रखा था उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि हाई रिस्क में कौन कौन से जोन आते हैं। यहाँ देखिए नॉर्थ ईस्ट हो गया, हिमालय रीजन हो गया, नेपाल के और बिहार के कुछ रीजन हो गए। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन, यहाँ पे गुजरात के कुछ रीजन हैं जो हाई रिस्क में आते हैं। अब यहाँ देखिए विंध्याचल और नीलगिरी ये कहाँ स्टेबल है? ये तो बिल्कुल जोन 2 और 3 के रीजन में आते हैं, इसलिए ये इनको ज़्यादा ही हम मानेंगे कि भूस्खलन यहाँ पे आने की संभावना बेहद कम है। यहाँ भूस्खलन नहीं होता है, लगभग स्टेबल है ये, लेकिन ज़्यादातर पूर्वोत्तर और हिमालय के रीजन में आते हैं भूस्खलन होते हैं। चलिए आप यहाँ से इसके द्वारा भी कर सकते थे, आपको पता हो कि कौन किस जोन में पड़ता है भूकंपीय तरंग, मतलब किस भूकंप के जोन में पड़ता है, कौन सा क्षेत्र, तो इसके आधार पर आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी अक्सर भारत में बाढ़ का कारण बनती है लेकिन तिब्बत में नहीं।
संभावित कारण क्या हो सकते हैं। देखिए यूपीएससी आजकल अप्लाइड क्वेश्चन पूछती है और ये एक तरह का अप्लाइड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से गुजरती है जबकि तिब्बत में शुष्क एवं ठंडे क्षेत्रों से गुजरती है। दूसरा कथन कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी में गाद की मात्रा अधिक होती है, इससे नदी का तल ऊंचा हो जाता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। जिन लोगों ने इसमें लगा रखा है सी, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों कारण और कथन बिल्कुल सही है। पहला जो है, भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से गुजरती है जबकि तिब्बत और शुष्क क्षेत्रों में गुजरती है। तिब्बत है वहाँ पे बारिश नहीं होती है, जिससे गाद नहीं बनते हैं, और गाद न बनने के कारण नदियों का स्तर जो है बहुत बढ़िया रहता है, अच्छे से बहाव होता है। जब फ्लो में उनके किसी तरह की बाधा नहीं आती है तो बाढ़ की स्थिति नहीं आती, इसीलिए तिब्बत में ये बाढ़ नहीं लाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जम्मू कश्मीर कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर भारी मात्रा में होती है और आसपास से गाद आके जमा हो जाते हैं, जिससे उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है और वो ओवरफ्लो होकर के बाढ़ की घटना उत्पन्न करती है। ऐसे ही आप गंडक के बारे में भी समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे डिटेल समझ लीजिए। छोड़िए बिहार कोसी नदी के बारे में समझना था, हमने गंडक बोल दिया, सॉरी। कोसी नदी के बारे में, तो कोसी भी ऐसे ही बिहार में बाढ़ लाती है। तिब्बत नदी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आप समझ सकते हैं। हमने एक बार समझा दिया इसको, सी उसका सही आंसर था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मिट्टी में कार्बनिक जैविकों को बढ़ाने वाली पद्धति शामिल है। मतलब मिट्टी में इनमें से कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे जैविक को बढ़ाने वाली पद्धति में शामिल किया जाएगा। पहला कथन कह रहा है कि फसल अवशेषों को खेतों में ही छोड़ देना। दूसरा कह रहा है लगातार जुताई। तीसरा कह रहा है मल्चिंग। चौथा कह रहा है आवरण फल का उगाना। बताइए इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जैविकों को बढ़ाया जा सकता है, कार्बनिक ऑर्गेनिक जैविक को बढ़ाया जा सकता है खेतों में। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इनमें जिन लोगों ने 2 को काट दिया है, लगातार जुताई, और उसके आधार पर अपना आंसर निकाला, तो बिल्कुल सही किया है। 2 को अगर हम काट दें, देखिए ए भी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि लगातार जुताई से जैविक जो होते हैं, जीव होते हैं छोटे छोटे, वो मर जाते हैं, ना कि बढ़ते हैं। तो इसलिए हम इसको कर सकते थे। अगर यूपीएससी में भी पूछता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो आप वहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं कि फसल अवशेषों को खेतों में छोड़ दिया जाए और उनको सड़ने दिया जाए। तो इससे जैविक जो छोटे छोटे जीव होंगे, सूक्ष्म जीव, वो बढ़ जाएंगे और जो पौधे होंगे उनके साथ सहपोषी जीवन उत्पन्न करके जीवन के द्वारा प्राकृतिक जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, उर्वरक, नाइट्रोजन, तो उनका उपयोग करके ये खेत को आगे पोषक करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। लगातार जुताई से ये मर जाते हैं। इनका मल्चिंग मतलब उनको ढक देना खेत को अवशेषों से, उसके जो धान है उसके अवशेषों से। अगला क्वेश्चन इसी में विवरण दिया हुआ है, आवरण फसल को उगाना, मतलब जो ढका रहे उससे, और फिर से उनको काट करके वहीं पर छोड़ दिए, सड़ेंगे वो भी, तो उसके द्वारा। तो ये सारे सही थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी पद्धतियाँ दी हुई हैं जिसके द्वारा जैविक पदार्थों को बढ़ाया जा सकता है खेतों में। तो पहला कह रहा है खेतों में फसल अवशेषों को छोड़ देना, तो इससे भी हो जाएगा। उच्च अवशेष वाली फसलों का चक्र को अपनाना, मतलब जिसमें अवशेष ज़्यादा छोड़े जाए उनको अपनाना। स्वस्थ पोषक तत्वों जैसे कि जल प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके बड़ी मात्रा में जड़ों अवशेषों वाले स्वस्थ पौधों को उगाना। चौथा है आवरण मल, मतलब जो होता है उनके जो, यूँ समझ लीजिए कि पौधा है, आप उनसे फसल काट तोड़ लिए हैं, उसके जो बाकी अवशेष बचेंगे उसी को कह रहा है आवरण फसल को उगाना, जिसे ढका रहे। गोबर खाद का उपयोग करना, कंपोस्ट का उपयोग करना। निम्न या बिना जुताई प्रणाली का उपयोग करना। तृणभूमि आधारित चक्र का उपयोग करना। 12मासी फसलों को उगाना या घास पात को से ढकना, मतलब वो खाली ना रहे। घास पात से ढकने की बात क्यों की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि अगर धूप में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो ज़मीन सूख जाता है, जिससे जो उसमें छोटे छोटे पोषक तत्व हैं और जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जैविक पदार्थ नष्ट होने से उसकी उत्पादकता घट जाती है, इसलिए उसको ढका जाता है, हमेशा खुले में नहीं छोड़ा जाता है। और जो 12 माह हमेशा ढकने की बात की जा रही थी, तो इसीलिए की जा रही थी ताकि वहाँ पे धूप का डायरेक्ट उनसे संपर्क ना हो और उसमें के छोटे छोटे जो जीव हैं वो जिंदा बने रहें। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताना है। पहला कह रहा है जलोढ़ मिट्टी गन्ने, धान, दलहनी फसलों में वृद्धि के लिए उपयुक्त है। दूसरा कह रहा है जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फेट, एसिड एवं चूने का पर्याप्त अनुपात होता है। इनमें बताना है कौन सा सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होता है काफ़ी पोषक होता है, उसमें धान, दलहन फसलें बहुत बढ़िया से उत्पन्न होती हैं। इसमें पोटास, फास्फेट और चूने के पर्याप्त मात्रा में अनुपात होता है, जिसके कारण उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होंगे बिहार, उत्तर प्रदेश के रीजन में क्यों प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, यही रीजन है कि वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। वहाँ पे पोषक तो उसकी मृदा बहुत ही पोषक है, वहाँ पे बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होता है, तो इसीलिए वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता है और जनसंख्या भी इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा है। चलिए अगला देखते हैं। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है, इसमें पोटास, फास्फेट, चूने की पर्याप्त मात्रा अनुपात होता है। गन्ना, धान, गेहूँ, दलहन फसलें का विकास बहुत बढ़िया से होता है, अच्छे से होता है। उच्च उर्वरकता के कारण जलोढ़ मिट्टी में गहन खेती की जाती है।
गहन खेती करने से इनका प्रोडक्शन अधिक होता है, लाभ भी अधिक होता है। इसी वजह से यहाँ पे भोजन की पर्याप्त उपलब्धता है, मतलब फूड सिक्योरिटी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अधिक जनसंख्या निवास करती है। एक फैमिली में 10 लोग भी रह लेंगे तो वो भी सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि उनके पास खाद्यान्न उपलब्ध है। उनको खरीद करके 40 रुपये केजी धान चावल नहीं खाना है, आराम से घर पे ले है, सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए बड़ी जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। मैंग्रोव वन के संबंध में निम्नलिखित किन नदियों डेल्टाओं में पाए जाते हैं। जो मैंग्रोव वन है इनमें से किन नदियों में पाए जाते हैं, इनके जो डेल्टा होते हैं उनमें से किसके डेल्टा में पाए जाते हैं। पहला क्या है कावेरी, दूसरा क्या है कृष्णा, तीसरा महानदी, चौथा गोदावरी। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। जिन लोगों ने इसमें लगा रखा है अपना डी, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सभी के डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये सारी नदियाँ पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गंगा नदी के डेल्टा के आसपास पाए जाते हैं मैंग्रोव। फिर उसके बाद देखें तो हमें मिलेगा ये अंडमान निकोबार रीजन, यहाँ तक कि ईस्ट के और वेस्ट के भी कोस्ट पे पाए जाएंगे मैंग्रोव। और यहाँ पे देखिए कच्छ की खाड़ी में भी पाए जाते हैं। तो ये ऐसे हमने समझ रखा कि उन सारी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। लेकिन अगर वेस्ट पे कोस्ट पे देखें, पश्चिमी घाट पे, तो यहाँ पे कम मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव वन को देखें तो ये डेल्टा के किनारे विकसित होते हैं। ये कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, गंगा के उपजाऊ डेल्टा में विकसित होते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में इन्हें वनों को सुंदर वन कहते हैं, मतलब जो डेल्टा के वन है इसको सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव वन ज्वारी वन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये लवणी वन और ताज़ा जल दोनों में विकसित हो जाते हैं और ज्वारी क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं। मतलब यहाँ पे ज्वार आएगा तो लवड़ी जल यहाँ पे आ जाएगा ना, फिर भी ये वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर कुछ विशेषता होती है जिसकी वजह से ये जल को फिल्टर करके अपने जीवन के लिए सर्वाइव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बताना है कि इनमें से कौन से कारक दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करते हैं। पहला कह रहा है गर्मियों के अंत में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मतलब ITCZ की स्थिति में परिवर्तन। दूसरा कह रहा है हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री साउथ में उच्च दाब की उपस्थिति, हाई प्रेशर की उपस्थिति मेडागास्कर के 20 डिग्री पूर्व में। तीसरा कथन कह रहा है गर्मियों के दौरान हिमालय के उत्तर में उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम और भारतीय प्रायद्वीपों की पर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव। बताइए कौन कौन से इसमें पश्चिमी जो है दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करते हैं। जिन लोगों ने इसमें लगा रखा है डी, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सभी प्रभावित करते हैं। अगर देखें ITCZ, तो ये ITCZ जैसे हिमालय के हिमालय के उत्तर में जाती है तो यहाँ पे होता है गैप बन जाता है, जिसके कारण, और हमने देखा मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर बनने की वजह से हवाएं नीचे से होते हुए आती हैं इंडिया के पश्चिमी कोस्ट से, मतलब केरल से टकराती हैं और अपने साथ जल वाष्प लेके आती हैं, जिसकी वजह से बारिश करती हैं भारी। अब यहाँ पे व्यूअर समझ सकते हैं, दिया हुआ है कि देखिए क्या होता है कि जब स्थलीय एवं जलीय भागों गर्म होते हैं, यूँ समझ लीजिए कि आप लोगों ने देखा होगा जब गर्मी का दिन होता है और ठंडी के दिन में, दोनों में अंतर क्या होता है। बीच में ओशियन रख लीजिए। अभी मान लीजिए शीतकाल है, ठंडी के दिन में होता क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, मतलब प्लस में मान लीजिए हाई प्रेशर है तो हवाएं किधर से किधर चलेंगी, स्थल से समुद्र की तरफ। यहाँ पे लो प्रेशर है, क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और स्थल की तुलना में धीरे धीरे ये ठंडा होता है, तो यहाँ पे हवाएं इधर चलेंगी और ये वाष्पन के ऊपर उठेगा, तो इस तरीके से काम करता है। लेकिन जैसे ही गर्मी का दिन आता है तो स्थिति बदल जाती है। यहाँ पे क्या होगा, स्थलखंड समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी से स्थलखंड आपने पढ़ा होगा, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, तो गर्मी के दिन में जल्दी से गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर विकसित हो जाता है। लो प्रेशर विकसित होने के कारण यहाँ से ऊष्मा ऊपर उठती है और यहाँ मेडागास्कर के रीजन में लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर विकसित होता है, क्योंकि ये समुद्र है और इसका जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। अब यहाँ हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर की वजह से जल इंडियन ओशियन की तरफ आएंगी, तो यहाँ से अपने साथ जल ग्रहण करके आएंगे, वाष्प लेकर के फिर इन क्षेत्रों में बारिश करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ समझ लीजिए स्थल एवं जलीय भाग के गर्म एवं ठंडा होने के कारण भारतीय भूभाग पर निम्न दाब बनता है, जबकि समुद्र में तुलनात्मक रूप से उच्च दाब की स्थिति बनी रहती है, जो हमने समझा। गर्मी के समय में उष्णकाल में वहाँ पे हाई प्रेशर की स्थिति बनी रहती है। गर्मियों में गंगा के मैदान अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण मतलब ITCZ की स्थिति भूमध्य रेखीय गर्तावास निर्माण करती है। मतलब भूमध्य रेखा का जो 5 डिग्री नॉर्थ वाला रीजन होता है, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ इक्वेटर के पास सूर्य के प्रकाश सीधे पड़ती हैं, जिससे स्थिति यहाँ का जो स्थल होता है गर्म होकर के गर्तवास का निर्माण करता है और हवाएं ऊपर उठती हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, अब 5 डिग्री नॉर्थ में चली जाएंगी, मतलब तमिलनाडु के नीचे वाले रीजन के आसपास, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्म हो जाएगा मानसून, और ये सामान्यतः भूमध्य रेखा के पास भूमध्य रेखीय गर्तवास का निर्माण करेंगे। मानसून मौसम के दौरान मानसून गर्त के रूप में भी जाना जाता है इस चीज़ को। मेडागास्कर के 20 डिग्री साउथ में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिससे तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ये मतलब वहाँ से हवाएं इंडियन मतलब यूँ कहिए कि भारतीय स्थलखंड की तरफ ये प्रस्थान करती हैं, गमन करना शुरू करती हैं। अब दूसरा कारण ये भी है कि जो तिब्बत का पठार है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण भी हवाएं ऊपर उठती हैं और ये आकर्षित होने लगता है इधर। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 9 किमी ऊंचाई पर स्थित एक मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु संचरण होता है।
ठीक ना, आपको समझ में आएगा। निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र, जैसे हमने अभी बताया कि गर्मी के सीजन में जो हीट होता है तो वो ऊपर हवाएं उड़ती है तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। उस तरीके से हिमालय के उत्तर में उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम बन जाता है जो भारतीय प्रायद्वीप पर उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून, सॉरी यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ, जो कि हमने देख शीतकाल में बारिश होने के कारणों के बारे में बताना था। तो शीतकाल में जो बारिश होता है तो क्यों होता है, तो उसके रीजन हम अभी इसमें क्वेश्चन में भी शायद आगे आए तो हम डिस्कस कर लेंगे कि क्यों यहाँ पे शीतकाल में बारिश होता है भारतीय रीजन में, खास करके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब रीजन में शीतकाल में बारिश होता है। इसी में आगे क्वेश्चन है, हम उसको समझ लेंगे। लीजिए अगला ही क्वेश्चन है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में मुख्य रूप से वर्षा होती है, इस क्यों होती है ये बताना है। पहला कथन कह रहा है पूर्वोत्तर मानसून के बंगाल की खाड़ी से को पाने के लिए, मतलब जो होता है पूर्वोत्तर मानसून के बंगाल की खाड़ी को पार करने पर होता है इन रीजनों में बारिश। दूसरा कथन कह रहा है शीतकाल में उत्तर भारत में प्रतिचक्रवाती संचरण की स्थिति से। तीसरा कह रहा है भूमध्य सागर से कमजोर शीतोष्ण चक्रवात के आगमन के कारण। बताइए इनमें से कौन से कारण सही हैं। जिन लोगों ने इसमें केवल 3 लगा रखा है बी, उनका बिल्कुल सही है। देखिए इसको समझने के लिए आप यहाँ पे भूमध्य सागर ले लीजिए और यहाँ पे इंडियन ओशियन का रीजन ले लीजिए। ये पंजाब वाला रीजन हो, पाकिस्तान वाला रीजन हो गया। अब यहाँ से हीट होकर के हवाएं ऊपर उठती हैं, चक्रवात के रूप में इधर आती हैं, शीतकाल में यहाँ से नीचे उतरती हैं और इन रीजनों में बारिश करती हैं। इसको हम कहते हैं पश्चिमी डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में भी इसको हम जानते हैं। और ये भूमध्य सागर के कमजोर शीतोष्ण चक्रवात के आगमन के कारण होता है, जो भारत के पश्चिमी उत्तर पश्चिम रीजन में धान गेहूँ के वीट के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए ये है हमारा भूमध्य सागर, यहाँ से हवाएं कमजोर चक्रवात के रूप में ऊपर उठेंगी और ये हिमालय के रीजन में आकर के हिमालय से टकरा करके इस रीजन में बारिश करेंगी, जो कि वीट के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। ये सामान्यतः होता है अक्टूबर से नवंबर के दौरान उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है। ये होता है इसी रीजन में, ये भी होता है नवंबर से दिसंबर के रीजन में, नवंबर से दिसंबर के समय में ये बारिश होती है। ये चीज़ समझ में आ गया। लेकिन अक्टूबर से नवंबर के समय में एक और घटना होती है। तो उत्तर पूर्व मानसून जब बंगाल की खाड़ी को आर्द्रता ग्रहण करते हुए तमिलनाडु के तट से टकराता है, इधर से ग्रहण करते हुए इधर से टकराता है, तो यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्व कर्नाटक, यहाँ दक्षिण पूर्व केरल में खूब बारिश करता है यहाँ पे। इस चीज़ से भी आप समझ गए होंगे। और ये जो है भूमध्य सागरीय वाला मानसून बारिश, ये खास करके वर्षा करता है उत्तर पश्चिम भारत में, उसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये बारिश होती है। अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि इस बार बारिश हुई थी अच्छी से। अगला क्वेश्चन है, यदि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा एक वृत्त कक्षा में परिवर्तित हो जाए तो निम्न में से कौन सी, मतलब इसका क्या परिणाम होगा। पहला कह रहा है इससे पृथ्वी के उसके वायुमंडल और तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा कह रहा है पृथ्वी पर सभी गैसें समाप्त हो जाएंगी। चौथा कह रहा है अचानक बहुत ठंडी और निर्जन हो जाएगा, पृथ्वी जो है अचानक ठंडी और निर्जन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। चौथा मतलब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है डी, मौसम के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा, जैसे ठंडी और गर्मी के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा दोनों। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जिन लोगों ने डी लगाया है वो बिल्कुल सही है। आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे वृत्ताकार नहीं है, अगर वृत्ताकार हो जाएगा तो जो ठंडी और गर्मी के मौसम के बीच का अंतर है वो लगभग डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा लेकिन डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़े से टिल्ट होने को, जैसे दोनों तरफ इस तरीके से अगर यहाँ देखिए तो जैसे ही दक्षिणायन होता है तो नीचे वाले मतलब मकर रेखा पे सूर्य का मतलब चमकने लगता है। ऐसे यहाँ पे देखिए तो जैसे उत्तरायण होता है इसका तो कर्क रेखा पे चमकने लगता है। और यहाँ देखें तो खास करके दिसंबर के समय में शुरू होता है, यहाँ पे इक्वेटर के आसपास चमकना शुरू होता है, दिसंबर के बाद से शुरू होता है ये घटना। तो आपको ये समझ में आ गया, जून में हमारे वहाँ बारिश होता है इसीलिए होता है। यहाँ पे जून का कंडीशन दिखाया गया, यहाँ दिसंबर का कंडीशन दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे इतनी झुकी हुई है, इसी केवल ऋतु परिवर्तन में ही डिफरेंट आएगा, थोड़ा सा जो मौसम है उसमें के बीच का अंतर भी थोड़ा सा प्रभावित होगा और कोई खास बड़ा डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन उतना ही परिवर्तन बहुत बड़ा हमारे लिए परिवर्तन हो सकता है, जो कि वहाँ पे बता रहा था निर्जन हो जाएगा। तो थोड़े से मतलब वो अर्धवृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार में हो जाएगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन जो है। सी कह रहा है कि अचानक बहुत ठंडा और निर्जन हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर सभी गैसें समाप्त होंगे तो ये भी नहीं होगा। और ये जो कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल और तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ेगा लेकिन थोड़ा कम पड़ेगा। ये जो बता रहा है काफ़ी ज़्यादा हाइपर बता रहा है कि इसलिए गलत हो जा रहा है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, समुद्री जल के संचरण में पर निम्नलिखित में से किनका प्रभाव पड़ता है। एक कह रहा लवणता, दूसरा कह रहा तापमान, तीसरा कह सूर्य, चौथा कह रहा चंद्रमा और पांचवा कह रहा वायु। तो इसमें देखिए समुद्री जल इसके संचरण पर इन सबका प्रभाव पड़ता है। देखिए समुद्री जल का संचरण कैसे होता है, यहाँ पे मान लीजिए ज़्यादा जल है, यहाँ पे कम, तो आप समानता देखे होंगे कि ज़्यादा मतलब ऊंचाई से ही नीचे की तरफ जल बहता है। तो इनका अगर मान लीजिए लवणता है, यहाँ पे ज़्यादा लवणता है और यहाँ पे कम है, तो ऐसे में क्या होगा,
अधिक लवणता वाले रीजन इधर आएंगे, जल इधर के इधर जाएंगे, दोनों एक दूसरे से कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा, समुद्री जल का संचरण हुआ ना। अगर तापमान देख लें, सपोज मान लीजिए यहाँ पे तापमान अधिक है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ हाई प्रेशर होगा, यहाँ लो प्रेशर। तो यहाँ से हवाएं ऊपर जलवाष्प बन के उड़ेगा, तो यहाँ पे जल का स्तर थोड़ा सा नीचे गिरेगा। यहाँ पे हाई है तो इधर से इधर चलेगा और इधर से इधर आएंगे, तो भी कन्वर्ट होगा। सूर्य चंद्रमा देख लें तो इनके जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका भी प्रभाव पड़ता है। आपने ज्वार और भाटा का नाम सुना होगा, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर वायु का देख ले तो इनका भी प्रभाव पड़ता है। मतलब इसमें डी सही है, जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। तो इन सबका प्रभाव पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसे देखने के लिए धन्यवाद।